नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरूप आकाश वर्मा। वक्त है रेस 2020 जो कि शुरू होने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है क्योंकि 2020 के शुरुआत में ही होने हैं दिल्ली के विधानसभा के चुनाव। बिगुल बज चुका है, सियासत के योद्धा टिकट की दौड़ में दो हाथ आजमाने को तैयार है और तैयार है टोटल न्यूज की टीम भी सूबे की हर विधानसभा के साथ आपका मुंह टटोलने के लिए। सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे दलगत राजनीति में उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत क्या है। आपके अपने कार्यक्रम रेस 2020 में हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार अपने दल में कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, क्षेत्र में उसकी पकड़ कैसी है, लोगों के बीच उसकी छवि कैसी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत रेस 2020 की। तो टोटल टीवी का यह ओपिनियन पोल है, तलाश है उन संभावित उम्मीदवारों की। यह पता करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर अपनी पार्टी के अंदर इलाके में वो कौन कौन से नेता हैं जो टिकट की रेस में आगे हैं, पीछे हैं, दौड़ आखिर है कैसी। गेस्ट का तारुफ करा दें। सबसे पहले ददिबल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजीत कुमार हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी तरुण कालरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही कि 2020 के लिए जब सभी उम्मीदवारों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है तो फिर टोटल टीवी भी अपने इस चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है। और आज बारी है दिल्ली कैंट विधानसभा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब सभी की निगाहें राजधानी दिल्ली पर घूम रही हैं, क्योंकि अब दिल्ली ही वो चर्चित चुनावी क्षेत्र है जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वायदों और दावों के साथ चुनावी मैदान में हैं। इस सियासी मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है दिल्ली कैंट विधानसभा सीट की। दिल्ली कैंट विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वो सीट है जिस पर अधिकतर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के करण सिंह तंवर यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। करण सिंह तंवर 2003, 2008 और 1993 में यहाँ से विधायक रहे। वहीं 2013 में बनी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ने का काम किया और तब से लगातार यहाँ से आप के उम्मीदवार जीत रहे हैं। इस सीट से कमांडो सुरेंद्र सिंह 2013 और 2015 में जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं इस सीट पर कांग्रेस अब तक महज 1 बार जीती है। 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस की किरण चौधरी इस सीट से विधायक बनी। वहीं इन आंकड़ों से इतर दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई दे रही हैं। और इन्हीं टिकट की चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध और संभ्रांत लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में और लोगों से हमने राय ली। आपको बता दें कि टोटल टीवी अपने सटीक और हकीकत के करीब रहने वाले सर्वे के लिए जाना जाता है। और इन सटीक होते सर्वे के पीछे टोटल टीवी की टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ टोटल टीवी पर लोगों का भरोसा बढ़ता ही जा रहा है। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस भरोसे को कायम रखें। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो अपने इस खास कार्यक्रम रेस 2020 में आज हम बात करेंगे दिल्ली कैंट विधानसभा की। सर्वे आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के उन संभावित उम्मीदवारों से, उन दावेदारों से जो टिकट की रेस में बताए जा रहे हैं।
में चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जीत का दम भरने के लिए नए पुराने सभी सियासतदान मैदान में ताल ठोकने को है बेताब। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल है टिकट की माथापच्ची का। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में, जानने के लिए आज बात करेंगे दिल्ली कैंट विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के कमांडो सुरेंद्र सिंह। वहीं इस सीट पर बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो करण सिंह तंवर भी टिकट की रेस में है। दिल्ली कैंट से 3 बार विधायक रह चुके हैं करण सिंह तंवर। 2008, 2003 और 1993 में हुए चुनाव में जीतकर विधायक बने थे। एनडीएमसी की राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। बीजेपी में दूसरी संभावित उम्मीदवार है टीना शर्मा, जो टिकट की रेस में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की टीम में है टीना शर्मा। दिल्ली बीजेपी में प्रवक्ता के पद पर है। टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखती हैं। महिला सुरक्षा और बच्चों से जुड़ी समस्याओं को उठाती रही हैं। फौजी परिवार से संबंध रखती हैं टीना शर्मा। टीना शर्मा के ससुर सेना में रहे हैं और पति नेवी में अफसर हैं। युद्ध विधवाओं के कल्याण के लिए संगठन चलाती हैं टीना शर्मा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली कैंट क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आरटीआई और पीआईएल एक्टिविस्ट हैं टीना शर्मा। झुग्गी बस्ती में गरीब बच्चों के लिए काम करती रही हैं। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं राजेश गोयल, जो टिकट की रेस में है। बीजेपी में दिल्ली कैंट से जिला महामंत्री हैं राजेश गोयल। पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं और टिकट की रेस में हैं। बीजेपी में चौथी संभावित उम्मीदवार हैं मालती वर्मा। मालती वर्मा पार्टी से जुड़ी रही हैं और इलाके में काफी सक्रिय हैं। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की करें तो पहला नाम है कमांडो सुरेंद्र सिंह का। दिल्ली कैंट से मौजूदा विधायक हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह। फौजी रहे हैं। मुंबई में आतंकी हमले के दौरान अहम भूमिका निभाई। हमले के दौरान कमांडो टीम का हिस्सा थे सुरेंद्र सिंह। 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं धीरेन्द्र कात्यान, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और टिकट की रेस में हैं धीरेन्द्र कात्यान। आम आदमी पार्टी में तीसरे संभावित उम्मीदवार की बात करें तो नाम है नंदकिशोर बेनीवाल, जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इच्छुक हैं। दिल्ली कैंट से पार्षद हैं। टिकट की रेस में है नंदकिशोर बेनीवाल। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो 3 नाम मिले, जिनमें एक नाम है संदीप तंवर का, जो टिकट की रेस में है। 2015 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं संदीप तंवर। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। दिल्ली कैंट के वार्ड नंबर 1 से काउंसलर भी हैं संदीप तंवर। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं अशोक आहूजा, जो टिकट की रेस में है। 2008 में अशोक आहूजा ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं विमल चौधरी। दिल्ली कैंट क्षेत्र में निगम पार्षद हैं और टिकट की रेस में हैं विमल चौधरी। आपको बता दें, इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने किया है एक सर्वे। इन्हीं नामों पर जनता ने दी है अपनी राय। जनता ने किस पार्टी के किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है, ये आपको देखने को मिलेगा टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली कैंट ये विधानसभा है और इस विधानसभा में टोटल टीवी की टीम पहुंची और लोगों की राय जानी है कि जो दावेदारी उनके बीच की जा रही है दिल्ली कैंट विधानसभा में, उन दावेदारों की स्थिति आखिर है कैसी, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, छवि कैसी है। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे जैसे जैसे ये डिटेल हमारे सामने आती जाएगी। लेकिन सबसे पहला सवाल सुजीत जी आपसे मेरा ये है कि चूंकि अब जब हम हर सीट की बात कर रहे हैं और दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव अब होने हैं, रेस 2020 की ये शुरू होनी है, ऐसे में हाल के दिनों से अगर शुरुआत करें तो चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो प्याज का मुद्दा हो, जिस पर तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, क्या ये जो गर्मजोशी है इन मुद्दों पर दिखाने की, ये भी निर्धारित करेगी आने वाले समय में टिकट किसे मिले?
बिल्कुल, अभी जो राजनीतिक माहौल है, तीनों दल जोर आजमाइश में लगे हैं। हर पार्टी का नेता जो है अपनी प्रस्तुति कर रहा है। खास तौर से उसका एजेंडा ये है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उसकी नज़र में आना। वो इसलिए कि अब अगर गंदे पानी के मुद्दे पर बीजेपी का आंदोलन चल रहा है, हर विधानसभा स्तर पर चल रहा है, प्रदेश स्तर पर चल रहा है, तो जो नेता टिकट की रेस में हैं वो इन कार्यक्रमों में खास तौर से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर अध्यक्ष जी के सामने अगर उनका चेहरा दिख जाएगा हाय हाय करते हुए तो उनका नंबर लग सकता है। इसी तरीके से और जैसे कांग्रेस पार्टी में है, अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, क्योंकि एमसीडी हो, तीनों जगह पर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छा अवसर है कि वो सबके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा है, चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ा हो, एमसीडी से जुड़ा हो या केंद्र से जुड़ा हो, उनके लिए वो सब पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि हर विधानसभा स्तर पर लगभग उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। तो जो भी संभावित टिकट के दावेदार हैं वो अपनी प्रस्तुति नेताओं के सामने करने में लगे हुए हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी में, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में सत्तारूढ़ है, एमसीडी और केंद्र में नहीं है, तो वो एमसीडी और केंद्र के जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमलावर हैं। आप देखेंगे आज का ही दृश्य है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वो दिल्ली के चुनाव प्रभारी हैं, उनको टिकट की जरूरत नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर जो राजनीति है उसको आप देखिए कि प्याज के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में प्याज की माला पहनकर उन्होंने हंगामा किया। हंगामा किया तो बीजेपी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने दिखाया कि 32,000 टन जो है प्याज खराब हो गया और सरकार क्या कार्रवाई की, उन्होंने घोटाले तक के आरोप लगाए। वहीं आप देखेंगे विधानसभा की कार्रवाई जो चल रही है, वहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो प्याज की माला पहनकर वहां पहुंचे और वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है कि सस्ता प्याज जो है लोगों तक नहीं पहुंचा। तो ये जो मुद्दे हैं, चाहे प्याज के हों, चाहे अवैध कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन का उस पर श्रेय लेने की बात हो, और या फिर कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा है कि वो दोनों की आलोचना करें कि अवैध कॉलोनियों पर दोनों राजनीति सिर्फ कर रहे हैं। तो इस तरह से चाहे अवैध कॉलोनी का मुद्दा हो, चाहे प्याज का मुद्दा हो, चाहे गंदे पानी का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, सारी पार्टियां इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। ये जो और उसकी वजह वही है जो अभी चुनाव होने हैं दिल्ली में विधानसभा के, और टिकट का वितरण भी है, तो जनता के बीच में भी अपनी इमेज बनानी है, पार्टी ऊंची आवाज में नारे लगाता है, ये भी निर्धारण करेगा। दद्दीवाल जी, ये एक बड़ी वजह रहेगी, क्योंकि हम दिल्ली कैंट की बात कर रहे हैं और दिल्ली कैंट का भी अपना योगदान होगा और है भी इस नारेबाजी में, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। देखिए अनूप जी, अभी जो आपने बात कही है ये दिल्ली में जनरलाइज है मुद्दा। ये मुद्दा अगर दिल्ली कैंट में है तो ये मुद्दा नरेला में भी है, तो ये मुद्दा ट्रांस जमुना में भी है, तो ये कंटोनमेंट बोर्ड में भी है, पूरे दिल्ली का मुद्दा है। इन मुद्दों में जो ऊंची आवाज होगी वो भी तो टिकट का दावेदार होगा ना, तो ये भी तो एक निर्धारण फैक्टर होगा। देखिए वो तो हर कोई यही सोच करके कूदता है इस तरह के मुद्दों को भुनाने के लिए, लेकिन कई बार ये टिकट के मानक नहीं भी होते हैं। बिल्कुल। तो पार्टी टिकट के लिए तो अपने तरीके से करती है, लेकिन जो लोकल मुद्दे होंगे यहाँ के, वो मुद्दे जरूर बड़े मुद्दे होंगे। और कंटोनमेंट का जो ये इलाका है, ये कंटोनमेंट छावनी जो दिल्ली की छावनी है, ये और अहमदाबाद कैंट की छावनी दोनों अंग्रेजों के ज़माने की हैं, और अंग्रेजों ने दोनों छावनियों को एक साथ जो है 1914 में यहाँ पर कंटोनमेंट बनाया था, और तब से आज तक ये इलाका बरकरार है। ठीक है। और यहाँ के जो सबसे ये इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ 4-5 गांव हैं, जिनमें प्रहलादपुर है, ईस्ट वेस्ट मेहराम नगर है और झरेड़ा और पुरानी नांगल, 5 गांव इस इलाके में आते हैं इस विधानसभा में। ये पुराने गांव हैं जिनका अब शहरीकरण हो गया है, आप इनको शहरीकृत गांव कह सकते हैं, जहां पर एक तरफ ट्रैक्टर भी खड़ा है, दूसरी तरफ लंबी सी जो है स्कोडा भी खड़ी है। तो
उस तरह के गांव समृद्ध गांव हैं ये, लेकिन बहुत सारी समस्याएं यहाँ हैं। जैसे यहाँ पानी का मुद्दा बहुत लंबे समय से था। इवन कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी ये बहुत मुद्दा था, जो इस सरकार ने काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ आम आदमी पार्टी ज़रूर माइलेज लेने की कोशिश करेगी। हाँ, ठीक है। तरुण, ये थोड़ा सा विधानसभा के बारे में बताइए। जो दिल्ली कैंट विधानसभा है, इसके बारे में समझाइए, और यहाँ की लड़ाई कैसी होने वाली है। चूँकि कर्ण सिंह तंवर का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है, 3 बार के विधायक यहाँ रहे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी जब फ्रेम में आती है तो उसके बाद मोर्चा मार लेती है। देखिए, 3 म्यूनसिपैलिटी बॉडी हैं दिल्ली के अंदर। पहली तो एमसीडी है, जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। इसके अलावा नई दिल्ली की जो सिविक एम्यूनिटीज देखती है उसको एनडीएमसी बोलते हैं, जिसको कहते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा काउंसिल। इसके अलावा तीसरी जो बॉडी है वो है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कि सिविक एम्यूनिटीज देखती है दिल्ली कैंट के इलाके के अंदर। ये मूलतः कैंट का इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो देश की है, सीआरपीएफ हो या अलग अलग बटालियंस हो, यहाँ पे उनके दफ्तर हैं, यहाँ पे उन सुरक्षा कर्मियों के निवास स्थान भी हैं। यहाँ पर जो मेन वोटिंग बेल्ट है, वो जिस तरीके से जिक्र किया गया कि यहाँ पर 5-6 जगहें पड़ती हैं, झरेड़ा, पुरानी नांगल, प्रहलादपुर, नारायणा विलेज और मेहरामपुर। इसके अंदर भी ईस्ट और वेस्ट 2 हैं। यहाँ पर कच्चे पानी की समस्या बहुत प्रमुखता से हर विधानसभा चुनाव के दौरान उठती आई है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़े की ज़रूरत है, पूरा हो गया है ऐसा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो मुद्दा उठा वो किबरी प्लेस और बरार स्क्वायर के अंदर पिछले 15 सालों से बिजली का कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है। अच्छा। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि मोबाइल टावर नहीं है, चूंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी होती है, सुरक्षा कारणों से वो मंजूरी नहीं मिली है। तो कई बार अगर आप घर आ गए हैं तो कोई आपको फोन नहीं कर सकता। चौराहे पर पहुंचेंगे तभी बेल चुनाव में लोगों के मन में रहेंगे। बिल्कुल, चूंकि पानी मूलभूत सुविधा है, कौन नहीं चाहता है कि मीठा पानी उनको मिले, और आम आदमी पार्टी ने तो वादा तक किया था। और इसके अलावा जो कच्ची कॉलोनियां हैं यहाँ पर, उनको मालिकाना हक भी नहीं मिला है। जो 6 जगहें मैंने बताई, वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है, 20-30 हज़ार वोट बैंक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अभी चूंकि इलेक्टोरल रोल रिफ्रेश ही हो रहा है। तो उस लिहाज से मीठा पानी यहाँ पर पूरी तरह से जो वादा किया गया था वो नहीं पहुंचा है। कई जगहों पर बरार स्क्वायर और किबरी पैलेस के अंदर बिजली 15 सालों से नहीं है। लोकसभा के अंदर ये मुद्दा गूंजा है। तीसरा, जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, वहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड का डेमोलिशन स्क्वाड किसी भी समय पहुंच जाता है, किसी भी समय सीलिंग करने लगता है, किसी भी समय डेमोलिशन हो जाता है। तो कानूनी जामा जो इन कॉलोनियों को पहनाया जाना था वो नहीं पहनाया गया है। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर और चीज है कि यहाँ पर बहुत अचंभे में बात डाल देती है कि ऐसे वोटर जो लोकसभा चुनाव के अंदर तो वोट डाल सकते हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर, जो कि 8 वार्ड के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड बटा हुआ है, बोर्ड के म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के बोर्ड के चुनावों के अंदर कुछ जगहों पर लोगों को क्लस्टर्स के अंदर वोट डालने का तक का अधिकार नहीं है। जो चुनावी मुद्दा भी बनता आया है कि अगर मैं एक वोटर हूं, मैं अपना सांसद चुन सकता हूं, मैं विधायक चुन सकता हूं, तो मैं पार्षद क्यों नहीं चुन सकता हूं? लेकिन इन समस्याओं का हल अभी वहां के लोगों को नहीं मिला। एक सवाल है और लोगों के मन में जाहिर तौर पर यह सवाल होता होगा। जब रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी का यह ओपिनियन पोल है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के संभावित उम्मीदवार, और सबसे पहली जो लिस्ट है वो आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली कैंट विधानसभा, कमांडो सुरेंद्र सिंह, मौजूदा विधायक, 60.32% के साथ पहले नंबर पर। दूसरा नाम नंदकिशोर बेनीवाल, 29.07% के साथ। धीरेन्द्र कात्यान 10.61% के साथ तीसरे नंबर पर। 3 नाम सुजीत जी निकलकर सामने आए हैं, और जाहिर तौर पर चूंकि कमांडो सुरेंद्र मौजूदा विधायक हैं, सीटिंग एमएलए हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न के तरीके से पास हो रहे हैं, 60.32%। देखिए, वहाँ पर जिस तरीके से अभी चर्चा हुई है कि डिफेंस का एरिया है पूरा दिल्ली कैंट जो है, और काफ़ी इसमें कुछ हिस्सा गांव का भी है और कुछ
शहर भी है, जैसे सदर बाज़ार वगैरह है, ये तो अलग है। तो अब कैंट का जो एरिया है, अब कमांडो सुरेंद्र कुमार जो हैं, वो अपने नाम के आगे कमांडो लिखते हैं। और आपने देखा होगा कि ये भी जो है जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो उस टीम में भी थे और इन्होंने बहुत सक्रिय भागीदारी वहाँ पर निभाई थी। यही वजह है कि जब आम आदमी पार्टी से वो जुड़े थे तो उसी आधार पर इनको पार्टी ने टिकट भी दिया कि सेना से जुड़े हुए हैं और लोगों की आवाज़ उस समय उठा रहे थे, आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन वहाँ पर शुरू की। और आपने देखा होगा कि वो जो वर्दी एक होती है, जब वो उसको पहनते हैं, वो पहनते हैं, जरूर पहनते हैं, और टोपी भी वो उनको जो पहले उस समय मिली हुई थी वो जरूर उसको पहन के पहचान बन गई है, उनकी पहचान बनी है। तो वो कैंट के इलाके में जाते हैं तो उनको महत्व उस आधार पे मिलता भी है, क्योंकि डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं और आम जन भी जो है सम्मान करता है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वहाँ एक निगम पार्षद है नंद किशोर बेनीवाल, आप देख रहे हैं कि उनको भी 30% के करीब मिल रहा है। हो सकता है कि ये वजह जो निगम पार्षद हैं अपने इलाके में कुछ सक्रिय होंगे और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो ख़ास तौर से इनकी वजह से जो कमांडो सुरेंद्र का प्रतिशत है, मत प्रतिशत, वो कम हो रहा है। अच्छा। बाकी आपने देखा होगा कि और अन्य इलाकों में जो मौजूदा एमएलए हैं उनका मत प्रतिशत इससे ठीक रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पार्षद का वोट बैंक बढ़ रहा है इसमें, उसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं या आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं न कहीं दो के बीच में, कमांडो सुरेंद्र और नंद किशोर के बीच में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए उनका मत प्रतिशत कम दिख रहा है। और धीरेन्द्र कात्यायन भी वहाँ पार्टी में जुड़े हुए हैं तो उनको भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर देखेंगे तो स्थिति कमांडो सुरेंद्र के ही पक्ष में दिख रही है। अगर पार्टी इन नामों में से विचार करती है तो उसमें कमांडो सुरेंद्र को जगह देनी पड़ेगी, लेकिन और भी कोई उनके पास, क्योंकि अब 2 चुनाव कमांडो सुरेंद्र लड़े, 2013 में लड़े, चुनाव जीते, 2015 में लड़े, चुनाव जीते, लेकिन अगर पार्टी के पास और भी अब 7 साल हो गए पार्टी को बने हुए और 5 साल लगातार वो सत्ता में हैं, पहले 49 दिन भी रह चुके हैं सत्ता में, तो कह सकते हैं कि अब दावेदारों की संख्या पार्टी में बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कि कोई और पार्टी के संपर्क में हो तो उसको भी अब देखना होगा कि पार्टी मौका देती नहीं किया जा सकता या फिर इन नामों में से अगर चुनना होगा तो कमांडो सुरेंद्र इस समय मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ददीबल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं 3 नाम, कमांडो सुरेंद्र, नंद किशोर बेनीवाल, धीरेन्द्र कात्यायन, चूंकि अब सिर्फ केजरीवाल का चेहरा नहीं है, अब वो 5 साल के कामकाज भी बताने होंगे, गिनाने होंगे, लोगों का भरोसा जीतना होगा। देखिए, ये तो आपका जनमत है, आपने पब्लिक ओपिनियन ली है, इसमें ना तो कोई पार्टी का इसमें कोई विचार है और ना ही सरकार का कोई विचार है। ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन है। चूंकि ये 5 साल और इससे पहले जो 49 दिन की सरकार थी वो, तो कुल मिला के लगभग 5 साल जो ये इन्होंने विधायक के रूप में वहाँ अपनी छवि बनाई है कामकाज करके, देखिए इनके कामों को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये तो मानना पड़ेगा कि उस इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या थी मीठे पानी की, उसमें काफ़ी हद तक कमांडो ने प्रेशर बना करके काम करवाया है। वो कैंटोनमेंट बोर्ड वालों के लिए भी और वहाँ की पब्लिक के लिए भी कुछ काम हुआ है उस पर, और कुछ काम अभी होना है। तो एक शुरुआत हो गई है, तो आदमी को क्या होता है कि वोटर को एक दिखती है काम, कहते हैं ना कि काम होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि काम हो रहा है, तो वहाँ काम होता हुआ दिख रहा है। इसलिए लोगों को वहाँ कमांडो की तरफ जो है लोगों का आकर्षण है। 60% इसी बिना पर उनको मिल रहा है। लेकिन 30% के करीब अगर पहुंच रहे हैं निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के ही, तो ये आप इस रेस को कैसे देखते? देखिए, वहाँ एक तो इस इलाके में आप समझ लीजिए कि कम से कम 40% के आसपास, 40-42% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं। अच्छा, इस इलाके में कैंट की जो सीट है उसमें लगभग इतने ये 40% के आसपास रहते हैं सरकारी कर्मचारी, जो किसी को भी चुनाव जितवाने और चुनाव हरवाने में
अपनी कुव्वत रखते हैं। इसके अलावा इस इलाके में शेड्यूल कास्ट के भी वोटर हैं जिनको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कास्ट इक्वेशन में आप जाएं तो लगभग 12% पंजाबी, 10% ब्राह्मण और 7% बैस, 6% जाट और राजपूत और तकरीबन 4-5% गुर्जर वोटर हैं। तो इन सब का जो समीकरण अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के इस इलाके में जो सरकारी कर्मचारी है उसकी एक बड़ी भूमिका है। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर गोल मार्केट और ये सब एनडीएमसी का इलाका डिसाइडिंग फैक्टर उसके अंदर। लेकिन तरुण, फिर भी चूंकि 5 साल का लेखा जोखा होगा, क्या ये एक बड़ी वजह है जो उन्होंने काम करवाया है कमांडो सुरेंद्र ने? लेकिन फिर भी चूंकि केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि इस बार के चुनाव में वो काफी नापतोल करके टिकट देने वाले हैं, तो कुछ मामले इनके खिलाफ भी दर्ज हैं, छेड़छाड़ का चाहे वो मामला हो या फिर डिग्री को लेकर भी सवाल उठे थे। देखिए, विपक्ष अक्सर प्रहार करता रहता है, विवादों में रहा है कि इनकी डिग्री असली है या नकली है। हालांकि वो सिर्फ राजनीतिक आरोप तक ही सीमित है, अभी तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया है। छेड़छाड़ का भी जो मामला है वो विचाराधीन है। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एलिगेशन बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से कमांडो की छवि के ऊपर लगा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि कुछ काम उन्होंने किया है, जिस तरीके से दरिबल जी ने बताया कि 5 किलोमीटर सड़क में अगर काम होना है और आधा किलोमीटर सड़क में काम होना शुरू हो गया है, तो 4.5 किलोमीटर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको मैसेज पहुंच जाता है कि आज नहीं तो कल सड़क हमारे इधर भी बननी शुरू हो जाएगी, या सीवेज हमारे इधर से भी आना शुरू हो जाएगा, या आधे किलोमीटर में पानी आ गया, तो एक आस जगती है। तो इन आस के सहारे ही जो नेता हैं वो अपना अगला चुनाव तैयार करने की कोशिश करते हैं। और कमांडो सुरेंद्र जो सैंपलिंग हुई है, उनके जो समर्थन में आए हैं वोट, इससे ये महसूस हो रहा है कि कमांडो सुरेंद्र ने अपनी छवि वहाँ पर बरकरार रखी हुई है। और जब काउंसलर वहाँ पर चुनाव जीत कर आता है, सबसे छोटी इकाई है, जाहिर सी बात है हर कोई प्रमोशन चाहता है। कमांडो सुरेंद्र भी भविष्य के अंदर अगर तीसरी बार विधायक चुने गए तो वो अपना दावा पेश करेंगे, वेस्ट दिल्ली से पेश करेंगे या नई दिल्ली से पेश करेंगे या साउथ दिल्ली, हर कोई प्रमोशन चाहता है। तो पार्षद यहाँ पे 30% तक आया, उसने भी अपने इलाके के अंदर काम किया होगा। हालांकि पार्टी के साथ उनकी खटास चल रही है, लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव से पहले अगर मौजूदा विधायक अपने ही नाम के पोस्टर लगा रहा है, जो कि दिल्ली कैंट इलाके में खासे विजिबल हैं, देखे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस में नहीं है विधायक। उसे लग रहा है कि उसका जनाधार खिसक रहा है, इसीलिए अपनी जो पुरानी कमांडो वाली छवि थी, उसी कमांडो की ड्रेस में, उसी वेशभूषा के अंदर, वही टोपी पहनकर और वही लिखकर कि 26/11 के अंदर मैं शामिल था, कमांडो आम आदमी पार्टी। ये जरूरत क्यों आ गई आपको फिर से उसी मुद्दे के ऊपर आप वोट, आपने जो काम किया है उसके ऊपर आप बखान कीजिए, लेकिन वो ना करके आप अगर पुराने मुद्दों पर आते हैं तो छवि की बात की जा रही, जिस छवि के आधार पर 2013 में, जिस छवि पर उन्हें 2015 में टिकट मिला, लेकिन अब चूंकि 2020 का ये चुनाव है और ऐसे में कमांडो सुरेंद्र अपनी पार्टी में के टिकट के दावेदारों में फिलहाल पहले स्थान पर हैं, 60.32%। बात हो रही है दिल्ली कैंट विधानसभा की। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली कैंट विधानसभा में इन तमाम राजनीतिक दलों में से जो दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, उनमें आगे कौन है, पीछे कौन है। जो आगे है वो कितना आगे है, जो पीछे है वो कितना पीछे है। आम आदमी पार्टी की हमने बात की, आम आदमी पार्टी में कमांडो सुरेंद्र जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ से टिकट की रेस में सबसे आगे हैं और उसके बाद हैं 2 नाम। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी का ये ओपिनियन पोल है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के संभावित उम्मीदवार। और अब दिल्ली कैंट में बीजेपी की ये लिस्ट है, 4 नाम निकलकर सामने आए हैं। करण सिंह तंवर 55.08% के साथ पहले नंबर पर, टीना शर्मा 34.12% के साथ दूसरे नंबर पर, राजेश गोयल 6.23% के साथ तीसरे नंबर पर और मालती वर्मा 4.57% के साथ चौथे नंबर पर। 4 उम्मीदवार, माफ कीजिएगा दावेदार, संभावित उम्मीदवार ये एक तरीके से हैं। और इनमें जो मोर्चा मार रहा है एक तरीके से, जो पहले नंबर पर है करण सिंह तंवर, 3 बार के विधायक और 55.08% के साथ पहले नंबर पर। सुजीत जी, क्या ये एक बड़ी वजह है चूंकि 3 बार के विधायक हैं, याद कर रहे हैं लोग
ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी एक हवा के झोंके की तरह आई और अपनी जगह बना गई, और उस जगह बनाने में बहुत सारे ऐसे पेड़ उखड़ गए जो बहुत मजबूती से, बहुत समय से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी करण सिंह तंवर को लोग याद कर रहे हैं। देखिए, करण सिंह तंवर अभी तक दिल्ली कैंट में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और 6 बार जब चुनाव हुए तो 6 के 6 बार बीजेपी की ओर से उन्हीं को टिकट मिला है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि वो 3 बार तो जीते और 3 बार वो नंबर 2 पर रहे। तो पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखने में कामयाब रहे। जिस तरीके से कह सकते हैं कि अब 2 बार लगातार वो चुनाव हारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अब पार्टी क्या 6 बार टिकट देने के बाद इस बार भी उन्हीं को मौका देगी, या फिर कुछ विचार कर नए कैंडिडेट पर भी विचार करेगी। क्योंकि आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले ही करण सिंह तंवर ने तमाम मुद्दों को लेकर उपवास भी शुरू किया था, और इस तरीके से अपनी राजनीतिक भागीदारी वहां पर दिखाने की कोशिश की कि वो विधानसभा चुनाव से पहले अपने इलाके में सक्रिय हैं। तो अब ये पार्टी को विचार करना होगा कि लगातार जो 2 बार वो चुनाव हारे हैं, और अब तक वहां दूसरे उम्मीदवार को ट्राई नहीं किया है पार्टी ने कभी, क्योंकि उनका जो प्रभाव वहां पर रहा है उसी का आधार। लेकिन अब 2 बार लगातार चुनाव हारने की वजह से पार्टी कुछ भी फैसला कर सकती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस तरह की भी बीजेपी में चर्चाएं चल रही हैं कि जो एमसीडी का जो फार्मूला था, कहीं वो फार्मूले पे जाएं, या लगातार जो 2 बार 3 बार चुनाव हारे हैं उनके नामों पर, इस तरह के जो चर्चे पार्टी के अंदर हैं। हालांकि अभी कोई फार्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह के कयास लग रहे हैं पार्टी के अंदर। लेकिन फिर भी अभी वो नंबर 1 की स्थिति में इसलिए भी दिख रहे हैं कि 6 के 6 चुनाव पार्टी की ओर से उन्होंने ही लड़ा है, और पार्टी के लोगों को लगता है कि वो अभी वहां पर हो सकता है एक बार उनको मौका मिले या न मिले, वो पार्टी तय करेगी। और दूसरा, टीना शर्मा का जो नाम आ रहा है, टीना शर्मा कह सकते हैं नए चेहरे के तौर पर हैं वहाँ उम्मीदवारों की रेस में। अभी तक वो पार्टी से जिस तरीके से जुड़ी रही हैं, पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद दिया हुआ है। दिल्ली बीजेपी का जो एजेंडा है या जो उनके नीतियां, तमाम मुद्दों पर जो पार्टी का विचार होता है, वो चैनल डिबेट्स वगैरह में अक्सर आप उनको देखते होंगे, मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, पार्टी की राय रखती हैं। लेकिन उनके साथ जो प्लस पॉइंट यहाँ है, जो आपने कमांडो में देखा, कमांडो सुरेंद्र सिंह अपना पुराना जो उनका मतलब वो सेना में रहे, कमांडो रहे, तो उसका जो असर है, जो उसका फायदा वो वहाँ पर उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टीना शर्मा यहाँ पर क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार मतलब उनके ससुर भी फौज में थे, और पति भी जो है नेवी में अफसर हैं। तो कह सकते हैं कि जो फौजी परिवार हैं, तो इनका भी वहाँ पर जो कैंट एरिया, डिफेंस वाला एरिया, वहाँ पर आना जाना और वो सब सुलभता होती है, क्योंकि जनरल पब्लिक का उस एरिया में आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एंट्री आसान है। वो जिनका वोट है उसके पास भी जा सकते हैं, और परिवारों में भी जा सकते हैं, और जो वहाँ कार्यरत हैं उनसे भी मिल सकते हैं। तो उनके लिए ये प्लस हो जाता है। और दूसरी बात जो है, वो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार सक्रिय हैं तमाम, चाहे झुग्गी झोपड़ी की बात हो या फिर खास तौर से जो युद्ध की विधवाएं हैं, उनके लिए जो उनका सामाजिक काम है, जो सोशल वर्क किया है, वो एक वजन डालता है टीना शर्मा। तो इसलिए कह सकते हैं कि उनको जो महत्व यहाँ मिल रहा है उतना, उसके पीछे ये आधार हो सकता है। और दूसरा, जो राजेश गोयल पार्टी से जुड़े हुए हैं, मालती वर्मा भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी इनको उस रेस में नहीं देखा जा रहा। मेन जो मुकाबला अगर बीजेपी में कहें तो वो करण सिंह तंवर और टीना शर्मा के बीच ही दिख रहा है। दो नाम ददीबल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये 4 नाम, और खासकर तब जब आम आदमी पार्टी फ्रेम में बहुत मजबूती के साथ नजर आ रही है? अभी चर्चा में आप ही ने कहा कि जो काम कमांडो सुरेंद्र ने करवाए हैं, इस वजह से उनका कद उनकी पार्टी में इतना आगे है। लेकिन करण सिंह तंवर जो 3 बार के विधायक हैं, ये फाइट क्या फिर उसी तरीके से रहने वाली जैसे अब तक रही है, या फिर टीना शर्मा जो एक नया नाम निकलकर सामने आ रहा है, ये भी फाइट दे सकता है? देखिए, करण सिंह की वीएसपी जो है, इतने लंबे समय से वो एक बड़ा नाम है, 1993 से लेकर के, और अब तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिसमें वो मैदान में रहे हों।
और सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, 3 बार हारे भी हैं, लेकिन विपक्ष में भी रह करके करण सिंह तंवर हमेशा सक्रिय रहे हैं, कभी वो चुप बैठने वाले हार कर बैठने वालों में हाँ, से नहीं। हाँ। हाँ। तो उनकी जो वहां सक्रियता रही है उसकी वजह से जनता के बीच में उनकी एक ये लीडिंग के रूप में जो परसेंटेज आ रहा है उस रूप में स्वीकार्यता है। लेकिन टीना शर्मा के बारे में जैसा कि उनकी भी लोकप्रियता का ग्राफ जो है कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से सोशल वर्क वहाँ कर रही हैं और पार्टी में भी जिस तरह से सक्रिय हैं, चूंकि करण सिंह एक लंबा समय हो गया है अब उनको वहाँ काम करते करते, तो पार्टी भी सेकंड लाइन की तरफ जाना चाहिए पार्टी को, क्योंकि पब्लिक भी सेकंड लाइन को 34% दे रही है पब्लिक भी। हाँ, तो उसकी वजह से इनको ये 34% का वेटेज तो जनता दे रही है। बाकी पार्टी अगर अपनी तरफ से पार्टी में वो जिस भूमिका में है, चूंकि दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हैं और जिस तरह से फैमिली बैकग्राउंड है, तो मेरे ख्याल से वो किसी मामले में कमजोर नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। राजनीतिक पहुंच और दूसरा धन बल, 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं उसमें चुनाव लड़ने के लिए। तो दोनों में मुझे लगता है कि टीना शर्मा कहीं से कमजोर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तरुण, अगर हम आम लोगों के बीच छवि की बात करें तो एक छवि कमांडो सुरेंद्र की बनी है 2013 के बाद से, और उस बात को भी 7 साल हो गए। एक छवि करण सिंह तंवर की है 93 से, और अब तक एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स वो करते रहे हैं। छवि के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं ये 2 नाम, करण सिंह तंवर और टीना शर्मा? देखिए, एक लंबा समय है जो करण सिंह तंवर ने अपनी पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक सेवा के अंदर समर्पित किया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप काम करेंगे तो आपकी खिलाफत करने वाले भी पैदा तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे माना जाता है कि कोई सीट बनिया सीट है, वहां पर एक मौजूदा विधायक ऑलरेडी बनिया है, तो जो विपक्ष तैयारी करता है वो इस तरह से तैयारी करता है कि बनिया वोट बैंक तो उनके पास इंटैक्ट है ही, जो वहां पे बाकी डिसाइसिव वोट बैंक है उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। अच्छा। यहाँ पर अगर कमांडो सुरेंद्र अपनी उस छवि को भुनाने की कोशिश फिर से कर रहे हैं कि वो डिफेंस सुरक्षा में रह चुके हैं, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने जानलेवा हमले तक सहन किए हैं, तो उनके मुकाबले पार्टी ऐसे ही किसी बैकग्राउंड के नेता को आकर लाकर खड़ी करेगी तो 60% जो बाकी लेफ्ट आउट वोटर है उनका रिप्रेजेंटेशन कहां जाएगा। तो अगर टेक्निकली देखें तो पॉलिटिकली टीना शर्मा का नाम वहां पर सूट नहीं करता है बीजेपी को, और बीजेपी 2 ही कारणों से करण सिंह का टिकट कटेगा, अदरवाइज उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। पहला ये कि वो दोनों चुनाव हारे हैं, 13 के अंदर तो पार्टी 32 सीटें जीत के आई थी बीजेपी, और दूसरा ये उनका एज फैक्टर। अगर ये दोनों फैक्टर दरकिनार कर दिए जाएं तो करण सिंह तंवर अभी भी वहां पर भारी भरकम नाम है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी वहां पर बनी हुई है। एनडीएमसी के अंदर वो वाइस चेयरमैन थे, और वाइस चेयरमैन के रहते हुए कई ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को उन्होंने एनडीएमसी के अंदर ऑब्जर्व कराया था जो कि दिल्ली कैंट के निवासी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक पब्लिक रिलेशन बना हुआ है, अपना जो उन्होंने काडर क्रिएट किया है 15 साल सत्ता में रहते हुए, और विपक्ष में रहते हुए भी हमने देखा था कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उनके साथ भी उनके सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप थे, कभी भी खटास एनडीएमसी के अंदर उनको वर्किंग के अंदर नहीं आई है। और एक काम उनका बहुत मशहूर कहा जाता है कि अगर कोई भी पब्लिक काम होता है तो स्पीकर फोन ऑन करते हैं और अधिकारी की आवाज भी उस व्यक्ति को सुनाते हैं जिसका काम होना है। तो पारदर्शिता बरतते हैं। ये बातें उन्हें जोड़ती है आम लोगों से। लेकिन सुजीत जी, ये जो एज फैक्टर की बात है, ये तो बात ठीक है ना कि पुराने लीडर हैं, 93 से सक्रिय राजनीति में, दिल्ली की के फ्रेम में करण सिंह तंवर का एक चमकता हुआ चेहरा दिल्ली की जनता ने देखा है, दिल्ली कैंट ने देखा है। क्या एज फैक्टर एक बड़ी वजह रहेगा अगर टिकट कटता है तो? देखिए, एज फैक्टर जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एज तो है ही उनकी, और अभी भी आपने देखा होगा कि 93 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, वो वाइस चेयरमैन भी एनडीएमसी में 2 बार रह चुके हैं। तो पार्टी ने उनको पूरा मौका दिया हुआ है। अब इस बार मौका मिलेगा या नहीं वो पार्टी को तय करना है। एज फैक्टर भी हो सकता है। दूसरी बात सबसे जो बड़ी है कि दिल्ली बीजेपी, या जो बीजेपी की स्थिति दिल्ली में है, वो सबसे बीजेपी भी तो चाह रही है कि 20 साल का सूखा खत्म हो। जिस तरीके से 93 में जीते, 98 तक उनकी सरकार रही,
उसके बाद से उनकी पार्टी की सरकार यहाँ नहीं बन पाई। आप देखेंगे कि इस बीच उनकी केंद्र में भले ही सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, जहां उनकी केंद्र में सरकार भी है, वहां वो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। तो उन तमाम मुद्दों पर भी विचार होगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आपने देखा होगा कि पिछला कई चुनाव, चाहे 2003 में हो या 2008 में हो, 2013 में हो, 2015, कई बार के जो चुनाव हार चुके हैं, चाहे 4 बार हारे, 5 बार हारे, 3 बार हारे, उन सबको भी पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट देने का काम किया। लेकिन अगर उनको अपने जो वनवास है, सत्ता का वनवास है, अगर उससे वापस आना है तो उन तमाम मुद्दों पर भी फैसला करना पड़ेगा कि किसको टिकट मिले, किसको ना मिले, या जो जिताऊ उम्मीदवार हैं अगर वो इस फैक्टर पे जाते हैं कि जो विनेबिलिटी का फैक्टर जो है वो हम रखते हैं। और काफी गुंजाइश इस बात की भी है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जो तरीका अपनाया था उस तरीके को भी रिपीट कर सकती है। इस गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक स्थिति बनी हुई है। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटल टीवी का यह ओपिनियन पोल है, संभावित उम्मीदवार। और अब बात कांग्रेस की। दिल्ली कैंट से 3 नाम निकलकर सामने आए, संदीप तंवर, विमल चौधरी, अशोक आहूजा। संदीप तंवर पहले नंबर पर है 68.94% के साथ पहले नंबर पर, विमल चौधरी 15.78% के साथ दूसरे नंबर पर, और 15.26% के साथ अशोक आहूजा तीसरे नंबर पर है। सुजीत जी, संदीप तंवर कांग्रेस से 68.94% पहले नंबर पर क्यों? अभी जिस तरीके से बात करें, अगर अशोक आहूजा पहले चुनाव लड़ चुके हैं और वो सरोजनी नगर से जीते भी थे कभी चुनाव, लेकिन जब दिल्ली कैंट में मर्ज हुई विधानसभा तो उनको मौका मिला था, लेकिन वो वहाँ पर कांग्रेस को जिता नहीं पाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, संदीप तंवर नंबर 1 पर जरूर आ रहे हैं। पिछली बार उनको पार्टी ने मौका दिया था, लेकिन अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो सबसे कम मत जब जो मिले हैं वो संदीप तंवर को अब तक मिले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि किरण चौधरी एक बार जीतने में कामयाब हुई 1998 के अंदर, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं जीता। हालांकि कई चुनाव में लगातार उन्होंने उम्मीदवार बदले भी, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। और संदीप तंवर जो अभी वहाँ के एक वार्ड से निगम पार्षद भी हैं और तमाम मुद्दों पर वहाँ उस इलाके में सक्रिय रहते हैं, और उनकी चाहे जो भी इशू हो, आप देखेंगे कि लगातार उनकी सक्रियता रहती। बाकी दूसरा कोई नाम उतना सक्रिय वहाँ दिखता नहीं है। ठीक है। इस वजह से लोग संदीप तंवर को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट देना चाहते हैं या जो भी समर्थक हैं। और दूसरे नाम पर अगर देखेंगे विमल चौधरी या तीसरे नाम पर अशोक आहूजा, तो उनकी स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। हालांकि विमल चौधरी भी वहाँ से एक वार्ड से पार्षद हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि संदीप तंवर की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं इस रेस में उनको नंबर 1 बना रही है। और दूसरी बात यह है कि जो भी कांग्रेस को जो उनको मत प्रतिशत है उससे देखना चाहिए कि जो कांग्रेस की स्थिति है उसी में से वो मतों का विभाजन है और वो उसमें नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन दधिबल जी, एक तो जिस हवा में बीजेपी उड़ी है उसमें तो कांग्रेस पिछले चुनाव में साफ हो गई थी, तो ज्यादा चुनौती क्या इस वजह से भी कांग्रेस के सामने टिकटों को लेकर रहेगी कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो? चुकी यहाँ तो येन केन प्रकारेण जीतने वाली स्थिति है, और जिस कैंट सीट की हम बात कर रहे हैं यहाँ तो किरण चौधरी के बाद जीत मैसर नहीं हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किरण चौधरी के बाद, किरण चौधरी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ी, 1993 और 2003 में तो वो हार गई थी, 1998 में एक बार जीती थी। तो पहले ये 3 चुनावों में किरण चौधरी ही यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उसके बाद में यहाँ ट्राई किया गया अशोक आहूजा को, जैसा सुजीत जी बता रहे थे कि वो सरोजनी नगर से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में जब इसका सीट का डिलिमिटेशन हुआ और ये सीट आधी इधर आधी उधर हुई, तो इस जगह पर फिर से उनको ये सोच करके लड़ाया गया कि शायद वो
2008 में कुछ करेंगे, लेकिन वो 2008 में हार गए, 2003 में, जबकि वो सरोजनी नगर से विधायक थे। बाद में 2013 में फिर यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और अशोक कुमार जैन को उतारा। अशोक कुमार जैन हारे, वो ठीक ठाक वोट ले आए थे और सुरेंद्र सिंह को यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तीसरे नंबर पर थे अशोक कुमार जैन तब भी, और मेन फ्रेम में भाजपा ही थी। और 2015 में जिस तरह से वो एक अन्ना की आंधी थी, तो उसमें सभी जगहों पर उड़ गए थे कांग्रेसी, और आपने देखा, और वही असर यहाँ पर भी हुआ और बुरी तरह से पराजित हुई ये संदीप तंवर। इनको कुल मिला करके उस समय 7,000 वोट मिले थे, 9% -9% इनका वोटिंग रेट था कांग्रेस का पिछले से। तो कुल मिला करके एक तरह से, लेकिन उनके पास और कोई दमदार कैंडिडेट वहां है नहीं पब्लिक की नजर में, चूंकि वो सरोजनी नगर में जब विधायक थे तो पब्लिक से एक कनेक्टिविटी थी उसी इलाके यहाँ तो बहुत तीसरे नंबर पर चले गए। और यहाँ पर जो है नहीं, वो अशोक आहूजा तीसरे नंबर पर चले गए, चूंकि संदीप तंवर आगे आ गए। अच्छा, उनका बड़ा पोर्शन कट गया वहां से। जो सरोजनी नगर वाला बड़ा पोर्शन था, जहां के वो विधायक थे पहले, वो पोर्शन किनारे हो गया। तो उस हिसाब से इनकी ये तीसरे नंबर पर चले गए, और 15% वाले में ये भी चले गए, विमल चौधरी भी चले गए। संदीप तंवर चूंकि लड़े थे चुनाव, और उनको ये है कि भाई इस बार भी हमको टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे, और वो एक्टिव रहे इलाके में, तो पब्लिक ओपिनियन में उनका नाम आगे रहा, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी रही, तो पब्लिक ने उनको ज्यादा नंबर दिए अपनी तरफ से। अब डिपेंड करता है कि पार्टी की क्या रणनीति होगी। कांग्रेस की जो स्थिति है यहाँ पर पूरे दिल्ली में, उसमें तय करना है पार्टी को कि वो किसको लेकर के आती है और क्या रणनीति रहेगी उसकी, कि वो कुछ कर पाएगी, इस जनमत को कितना जमीन पर उतार पाएगी। तरुण, ये एक तो कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि कैसे भी करके जीतना है, और जो खाता बंद हो गया दिल्ली विधानसभा में, उस खाते को खोलना है। लेकिन दिल्ली कैंट विधानसभा तो और विधानसभाओं से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए। ऐसे में संदीप तंवर कितना फिट बैठते हैं? देखिए, संदीप तंवर ही फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारी सैंपलिंग के अंदर अगर दूसरा कैंडिडेट होता तो नैरो मार्जिन होता सेकंड लाइनअप के अंदर। संदीप तंवर को एक तरफा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि वहां से वो सिटिंग काउंसलर है, और देखा जाए तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी ही है। ना कांग्रेस पार्टी केंद्र में है, ना कांग्रेस पार्टी दिल्ली में है, ना कांग्रेस पार्टी एमसीडी के अंदर है, ना कांग्रेस पार्टी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है। तो जो भी मुद्दे फ्री हैंड है कांग्रेस का, किसी भी भी आरोप लगा सकती है, किसी भी मामले पर प्रदर्शन कर सकती है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता के अंदर है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो हर विधायक, हर पार्षद के खिलाफ होती ही है। तो जो गुस्सा है मौजूदा सरकार के खिलाफ किसी भी वोटर का, चाहे वो डिफेंस से ताल्लुक रखता है, नहीं रखता है, या फिर 60% वहां की जनता को रिप्रेजेंट करता है, वो गुस्से का जो विकल्प है वो संदीप तंवर हो सकते हैं। और पार्षद तक भी उन्होंने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। 2015 के अंदर तो बड़े बड़े धुरंधर धूल चाटते हुए नजर आए, और दिल्ली कैंट ऐसी भी सीट नहीं थी जहां पर कांग्रेस पार्टी का लोएस्ट मार्क रहा प्रदर्शन के हिसाब से। शालीमार बाग और किराड़ी के अंदर तो 4-5% तक भी वोट गया है, यहां पर तो 8.5-9% है। तो संदीप तंवर के पास एस्केप डोर है कि 2015 का इलेक्शन तो केजरीवाल वाला इलेक्शन था, आप भी बड़े बड़े नेता हार गए, आपका प्रदेश अध्यक्ष तक इलेक्शन विड्रॉ कर गया, आपके सीएम कैंडिडेट तक की जमानत जब्त हो गई, 4 टाइम के विधायक तक जमानत जब्त कराकर बैठ गए। तो संदीप तंवर के पास एस्केप डोर है। दूसरा, वो युवा नेता है। तीसरा, मौजूदा पार्षद हैं, और सक्रियता उनकी अच्छी खासी रही है। अजय माकन के साथ जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी अच्छी खासी बनती आई है, चूंकि उसी लोकसभा के अंदर दिल्ली कैंट की भी सीट पड़ती है। और जो मौजूदा दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है सुभाष चोपड़ा, उनके प्रदर्शनों के अंदर भी संदीप तंवर की संलिप्तता अच्छी खासी देखी जा सकती है, जो बाकी दोनों कैंडिडेट के अंदर बहुत कम दिखती है सक्रियता। तो हर लिहाज से संदीप तंवर बेस्ट सूटेड हैं। लेकिन अगर पार्टी, चूंकि कई पार्टियों के अंदर ये रिवाज रहता है पैराशूटिया उम्मीदवार उतारने का, या फिर मौके के ऊपर टिकट जगल करने का, कोई एक्सपेरिमेंट करने का, तो अगर उस अपवाद को छोड़ दे तो संदीप तंवर तो हमारी सैंपलिंग के अंदर भी बेस्ट सूटेड कैंडिडेट आई हैं। बिल्कुल। और बाकी जो दो नाम है, विमल चौधरी और अशोक आहूजा,
देखिए विमल चौधरी चूंकि पार्षद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी सक्रियता रही नहीं है। मेरे ख्याल से वो पार्षद बनकर ही खुश हैं। और अशोक आहूजा ये गांधी परिवार के काफी लॉयलिस्ट माने जाते हैं, और जब वो 2003 से 2008 तक विधायक थे तो इन्होंने कई ऐसे कर्मियों को एकोमोडेट करने की, चूंकि एनडीएमसी के ये भी मेंबर रह चुके हैं जिस तरह से करण सिंह तंवर थे, तो कई बार एडवांटेज ये रहता है कि दोनों बोर्ड के अंदर अगर आप हैं, जैसे सुरेंद्र कमांडो सुरेंद्र को ये एडवांटेज है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी है और एनडीएमसी की काउंसिल के अंदर भी है। तो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था उस समय 2003 के अंदर, अशोक आहूजा की वो फॉलोइंग अभी भी थोड़ी है। कुछ लोगों के उन्होंने काम कराए हैं, कुछ जगहों पर बिजली के कनेक्शन जुड़वाए हैं, कई जगहों पर सीलिंग डेमोलिशन स्क्वाड के साथ उन्होंने लोहा लिया है। अब वो वापस से मैदान अपना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। इलाके के अंदर उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, समय अब कम है। उसके लिहाज से देखें तो कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं टिकता है कि जो जोरदार फाइट दे सके। कांग्रेस के अंदर अगर बात की जाए तो संदीप तंवर वो नाम है, और हमारी जो सर्वे की टीम जब पहुंची तो वहां पर भी 68.94% के साथ पहले नंबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका, सुजीत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दधिबल यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हुई दिल्ली कैंट विधानसभा की। चूंकि 2020 की जो रेस है, ये रेस एक तरीके से टिकट के दावेदारों की शुरू हो गई। अपनी अपनी विधानसभा में टिकट की दावेदारी की जा रही है, और नब्ज टटोल रहे हैं हम भी, टोटल टीवी की टीम भी लगातार पहुंच रही है। आज तो बात हुई दिल्ली कैंट विधानसभा की, कल फिर आएंगे किसी दूसरी विधानसभा का सूरत हाल लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज।